वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का यह डे 2 क्लास है नीट के लिए, नीट 2024। ओके, तो लेट्स बिगिन। और चैप्टर है हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम, चैप्टर 19। ओके, एनसीईआरटी क्लास 11। थायराइड ग्लैंड, इसके पहले का ग्लैंड हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? यहाँ नेक में। नेक में होते हैं आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, किसी भी साइड, ट्रैकिया के दोनों साइड में। आइदर साइड यानी ट्रैकिया के दोनों साइड में होते हैं। लेफ्ट लोब एंड दिस इज द राइट लोब। 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब्स, और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं आइस्थमस के द्वारा। किसके द्वारा? आइस्थमस। आइस्थमस के द्वारा दोनों का दोनों जो थायराइड ग्लैंड्स के लोब है, ये हो गया एक लोब, राइट लोब, और इधर हो गया लेफ्ट लोब। और राइट लोब और लेफ्ट लोब ये दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। किसके द्वारा? आइस्थमस के द्वारा। ओके, और यह जो थायराइड ग्लैंड होता है कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। 2 लोब्स का कंपोज्ड है, एक लोब इधर और दूसरा लोब इधर। ओके, और लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, है ना। और दोनों का दोनों जो है वो कनेक्टेड रहते हैं किसके द्वारा? आइस्थमस के द्वारा। यह जो आइस्थमस होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा थिन फ्लैप होता है कनेक्टिव टिश्यू का। थिन फ्लैप होता है कनेक्टिव टिश्यू का। कौन? आइस्थमस। और इसी से राइट लोब और लेफ्ट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड्स कनेक्टेड होते हैं, और जिससे कनेक्ट होते हैं, जिससे जुड़ते हैं, उसे कहते हैं आइस्थमस। ओके, थायराइड ग्लैंड जो है वो कंपोज्ड होते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड जो है, यह आपको जो एक थायराइड ग्लैंड को देखिए, तो ये देखिए बहुत सारे है ना, तो ये बने हुए हैं किसके? फॉलिकल्स के। इसे कहते हैं क्या हम लोग? फॉलिकल्स कहते हैं। ये जो है हमारे को फॉलिकल्स है, कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स से ये क्या होते हैं? कंपोज्ड होते हैं। एंड स्ट्रोमल टिश्यू बने हुए होते हैं किसके? फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से बनते हैं थायराइड ग्लैंड्स। तो कोई पूछ दे कि थायराइड ग्लैंड किससे बना है, तो किससे बना है? फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। किससे? फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से। और प्रत्येक थायराइड फॉलिकल जो है, प्रत्येक जो यह थायराइड फॉलिकल है, वह आपका जो प्रत्येक थायराइड फॉलिकल है वह कंपोज्ड है फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी। प्रत्येक जितना का जितना जो फॉलिकल्स है, यह प्रत्येक का प्रत्येक जो है क्या? फॉलिकल्स जो है वह बना हुआ है किससे? जिस सेल से बना है, जिस सेल से बना है उस सेल्स को कहते हैं हम लोग क्या? फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं, जो कि जिसमें क्या होते हैं? कैविटी होते हैं, जिसमें कैविटी भी रहते हैं। और यह जो थायराइड ग्लैंड है वो सेक्रेट करते हैं क्या? 2 हार्मोन्स। 2 हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं। फर्स्ट जो हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, और इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्या कहते हैं? टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। और टेट्रा आयोडो है ना, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसी का दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। और इसको हम लोग सिंबल से लिखते हैं T4, टेट्रा आयोडो। टेट्रा इसलिए लिखते हैं क्या? T4। और सेकेंड टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो है थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा जो सेक्रेट होता है वह है ट्राई आयोडो। क्या है? ट्राई आयोडो थायरोनिन। क्या? ट्राई आयोडो थायरोनिन। इसलिए इसे इंडिकेट करके किससे? T3 से। T4 यानी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है? हार्मोन है। थायरोक्सिन क्या है? हार्मोन है। थायरोक्सिन का दूसरा नाम क्या है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्लियर? यह जो आयोडीन हम लोग जो खाते हैं सॉल्ट, उस सॉल्ट में क्या होता है? आयोडीन होता है। सभी को मालूम है क्यों डाला जाता है आयोडीन? कि हमें थायराइड से बच सके, हाइपोथायरॉयडिज्म से हम लोग बच सके। यह जो रोग है घेंघा रोग जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्वाइटर, और हिंदी में इसे कहते हैं घेंघा। यह जो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की
कमी से होता है तो इसेंशियल है फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। थायराइड की नॉर्मल सिंथेसिस हो, है ना, थायराइड के द्वारा हार्मोन्स का नॉर्मल सिंथेसिस होते रहे। कौन कौन हार्मोन? ये थायरोक्सिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन T4 और T3, यह सही ढंग से सेक्रेशन हो, इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन की जरूरत है हमारे भोजन में। और यदि यह आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, यदि किसी में आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो थायराइड ग्लैंड सही ढंग से काम नहीं करेगा और हमारा यह जो गला है ना, यह फूल जाएगा, आगे की तरफ फूल जाएगा। ओके, तो ये जो फूल जाता है गला आगे की तरफ, तो इस रोग को कहते हैं क्या? ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। और यह हमारे को आयोडीन हमारे को डाइट में नेसेसरी है। अगर कम गया तो कौन सा रोग होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। और ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म के चलते क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसके चलते यह फूल जाता है। ओके, जिसके चलते यह फूल जाता है और इस रोग को कहते हैं क्या? ग्वाइटर। ओके, तो याद, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म, और हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो क्या हो जाएगा? ग्वाइटर होगा। क्लियर? और हाइपोथायरॉयडिज्म यदि प्रेगनेंसी के दौरान हो, प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी के दौरान यानी पेट में बच्चा है, माँ के गर्भ में बच्चा है ना, तो उस दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि कोई लेडीज हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित हो तो जो बच्चा आएगा, जो बच्चा जन्म लेगा आफ्टर बर्थ, उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगे। उसमें क्या रहेगा? प्रॉब्लम रहेगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट जो होगा वो डिफेक्टिव होगा। और मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, और ग्रोइंग बेबी का मैचुरेशन में प्रॉब्लम आ जाएंगे और लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, और इसको कहते हैं क्रिटेनिज्म। और जो ग्रोथ होगा वो स्टंटेड होगा, बच्चा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक एग्जाम्पल है यह क्रिटेनिज्म का। यह क्रिटेनिज्म कब होता है? जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित हो। जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित हो तो जो बेबी जन्म लेगा उसमें क्रिटेनिज्म नामक रोग पाए जाते हैं, जिसमें स्टंटेड ग्रोथ देखा जाता है, मेंटल रिटार्डेशन रहेगा। क्रिटेनिज्म को पहचानने का क्या है कि क्रिटेनिज्म है तो उसमें क्या रहेंगे? मेंटल रिटार्डेशन रहेगा, लो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट रहेंगे, उसका आईक्यू का लेवल क्या रहेगा? लो रहेगा, एबनॉर्मल स्किन रहेंगे, स्किन उसके क्या रहेंगे? एबनॉर्मल रहेंगे, और डीफ म्यूटिज्म रह सकते हैं, यानी कि बहरा गूंगा भी हो सकता है। ये सब लक्षण पाए जा सकते हैं। या आईक्यू कम हो, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, एबनॉर्मल स्किन रह सकता है, डीफ म्यूटिज्म देखा जाता है। तो ये सब जो लक्षण देखे जाते हैं वो कब? जब रोग हो क्रिटेनिज्म। क्रिटेनिज्म कब होता है? जब मदर क्या रहती है? हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रसित रहती है। तो इन एडल्ट वुमेन में यदि कोई एडल्ट वुमेन है, ठीक है ना, यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि बच्चे जन्म ले लिए और उस समय तक वो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं था, लेकिन आफ्टर चाइल्ड बर्थ उसके 5 साल बाद 10 साल बाद उसे क्या होती है? थायराइड रोग से ग्रसित होती है और उसे रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसे हो जाता है क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो वैसी स्थिति में उन लेडीज में, इन एडल्ट वुमेन में, उन दैट वुमेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, MC मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, वो क्या हो जाता है? इरेगुलर हो जाता है, यानी वो टाइम से नहीं आ करके वो क्या हो जाते हैं? इरेगुलर हो जाते हैं। कब देखे जाते हैं? इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में। उसके बाद हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म, एक तो देखें क्या? आयोडीन की कमी हो गया, है ना, तो रोग कौन सा आएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकंड जो थायराइड ग्लैंड में जो रोग होता है वह होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। कौन सा रोग? हाइपरथायरॉयडिज्म। यह जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वह होता है कैसे? कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यदि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, यदि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, या
थायराइड ग्लैंड्स में नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाए, डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स में और नोड्यूल्स का डेवलपमेंट होने लगे या कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में। ये दो कारण है किसके? हाइपरथायरॉयडिज्म के। हाइपरथायरॉयडिज्म होने का दो कारण है, एक तो कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। Rate of synthesis and secretion of the thyroid hormone is increased to abnormal high levels। और तब क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन का रेट बढ़ जाएगा और नॉर्मल से वह ज्यादा हार्मोन सेक्रेट करना शुरू कर देगा, T4 और T3। तो ऐसे रोग को हम लोग कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, विच एडवर्सली अफेक्ट्स द बेबी बॉडी पोजीशन, जिससे क्या होता है कि बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, बॉडी की फिजियोलॉजी को पूरी तरह से प्रभावित करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का एक एग्जांपल है ग्रेव्स डिजीज। हाइपरथायरॉयडिज्म का एक एग्जांपल है हमारे को कौन सा? ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जो है वह हाइपरथायरॉयडिज्म का एग्जांपल है। क्या होता है? एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, नॉट ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या हो गया? एक्सोथैल्मिक। ग्वाइटर तो हम लोग देखे थे हाइपोथायरॉयडिज्म में, लेकिन यदि एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हो तो यह क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म का फॉर्म है। ठीक है, ग्वाइटर नहीं, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, यह किसका है? हाइपरथायरॉयडिज्म का फॉर्म है। तो यदि आपको दे कि एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर इज एग्जांपल ऑफ, है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ, तो किसको मानेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं, ग्वाइटर जो है वह हाइपोथायरॉयडिज्म में है, लेकिन एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हाइपरथायरॉयडिज्म में है। इसको पहचानते कैसे हैं? कैरेक्टराइज्ड बाय आंखें बड़ी बड़ी, है ना, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, और थायराइड ग्लैंड्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, और प्रोट्रूशन ऑफ द आई बॉल्स, आई बॉल्स जो है वो बड़े बड़े हो जाते हैं। प्रोट्रूशंस ऑफ द आई बॉल, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है और वेट लॉस कंटिन्यू करता रहता है। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हाइपरथायरॉयडिज्म के चलते यदि आपको एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर्स किसी को है। ओके, रोल ऑफ थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स के रोल्स क्या है वो देखते हैं। नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना थायराइड हार्मोन्स का मेन काम है। थायराइड हार्मोन्स का मेन काम क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। दूसरा, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी भाग लेता है थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट हो रहा है T4 और T3, यह हमारे को रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी भाग लेता है। और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड्स। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हमारे को थायराइड हार्मोन्स का सही से सेक्रेशन नहीं हो तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का मेटाबॉलिज्म का रेट भी गड़बड़ा जाएगा, है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ा जाएगा। इन सब को कंट्रोल करता है। और मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और बॉडी में वाटर का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करने का काम भी करता है हमारे को थायराइड हार्मोन। और देखिए, तो थायराइड ग्लैंड जो है एक प्रोटीन सेक्रेट करता है, एक हार्मोन जो सेक्रेट करता है, जो कैसा है? प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन सेक्रेट करता है कौन? थायराइड ग्लैंड, जिसको कि कहते हैं थायरोकैल्किटोनिन। जिसे क्या कहते हैं? थायरोकैल्किटोनिन, TCT। यह कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। थायरोकैल्किटोनिन जो है वह आपका कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। और यह जो प्रोटीन हार्मोन है थायरोकैल्किटोनिन, जिसका काम है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करना। ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन कौन करता है? थायरोकैल्किटोनिन। थायरोकैल्किटोनिन कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। किसके द्वारा सेक्रेशन होता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा। क्या मेंटेन करता है? रेगुलेट्स करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स।
ओके, अब हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देख लिए, अब हम लोग देखते हैं क्या, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ओके, एक बार हम लोग रिकैप मारते हैं थायराइड ग्लैंड का। तो थायराइड ग्लैंड जो है वह आपको कहाँ रहता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है, तो आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड्स में रहते हैं, है ना। इंटरकनेक्टेड होते हैं किससे, आइस्थमस से। ओके, दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आइस्थमस से। ओके, और थायराइड ग्लैंड्स जिससे बने होते हैं उसे कहते हैं फॉलिकल्स, और किससे बनते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू से, है ना। फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से बनते हैं। थायराइड ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, T4 एंड T3। T4 को हम लोग कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, है ना, टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन, T4 का दूसरा नाम, और T3 का दूसरा नाम क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ओके, और यदि डिफिशियंसी हो जाए, आपको डिफिशियंसी हो जाए थायराइड हार्मोन्स का बॉडी में, तो क्या होगा, ग्वाइटर हो सकता है। क्या हो सकता है, ग्वाइटर हो सकता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, हाइपोथायरोडिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, हाइपोथायरोडिज्म कहते हैं। और एक डिजीज है हाइपोथायरोडिज्म के द्वारा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान यदि हाइपोथायरोडिज्म हो जाता है ना, नवविवाहिता है और वो उसका हाइपोथायरोडिज्म से वो ग्रसित है, तो होने वाला जो उसका नवजात है वह हो सकता है कि क्रिटिनिज्म से प्रभावित हो। यदि कोई नई नवेली दुल्हन है और वो ग्रसित है हाइपोथायरोडिज्म से, ग्रसित है किससे, हाइपोथायरोडिज्म से, तो इट मे बी पॉसिबिलिटी टू बर्थ चाइल्ड इज मे बी क्रिटिनिज्म। वो क्या हो सकता है, वो क्रिटिनिज्म से ग्रसित हो सकता है। और क्रिटिनिज्म को पहचानने का तरीका क्या है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है उस बच्चे को, लो आईक्यू हो सकते हैं, एबनॉर्मल स्किन हो सकता है, और डिफ म्यूटिज्म भी हो सकते हैं, बहरे गूंगे भी हो सकते हैं। और ये अडल्ट वुमेन है, प्रौढ़ औरत है ना, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ यदि उसे हो जाता है क्या, हाइपोथायरोडिज्म, तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रेट जो है वह इरेगुलर हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वह पूरी तरह से इरेगुलर हो जाते हैं, टाइमली नहीं होते हैं। और नेक्स्ट जो डिजीज है वह है हाइपरथायरोडिज्म। हाइपरथायरोडिज्म जो है वह दो कारण से हो सकता है, एक तो हो सकता है कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड के चलते, या थायराइड ग्लैंड्स में नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाए। थायराइड ग्लैंड्स में क्या हो जाए, नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तो जिससे क्या होता है कि रेट ऑफ सिंथेसिस जो है और सेक्रेशन जो है थायराइड हार्मोन्स का वह एबनॉर्मली हाई हो जाता है। और ऐसे रोग को हम लोग कहते हैं हाइपरथायरोडिज्म। उसे क्या कहते हैं, हाइपरथायरोडिज्म। और हाइपरथायरोडिज्म के चलते जो रोग होता है, जो डिजीज होता है, उसे कहते हैं हम लोग ग्रेव्स डिजीज। उसे क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज। और इस ग्रेव्स डिजीज को ऑल्सो हम लोग कहते हैं एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, है ना। और एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर जो है ग्रेव्स डिजीज है, उसे पहचानने का तरीका है कि इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड्स, आपको प्रोस्ट्रूशन ऑफ द आई बॉल्स, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस होते हैं। और थायराइड हार्मोन्स जो है उसके रोल्स हैं क्या, कि बॉडी में ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भाग लेता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, और बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। और थायराइड ग्लैंड जो है एक स्पेशल हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है जो कि प्रोटीन हार्मोन होता है, और उस प्रोटीन हार्मोन का नाम है थायरोकैल्किटोनिन, TCT, जो कि बॉडी में ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है। यहां तक तो हम लोग का हो गया थायराइड ग्लैंड्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं वह पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स नहीं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड में ही चिपके हुए बटन है। ये क्या है, बटन है, जैसे कोट के बटन होते हैं ना, वैसे ही बटन होते हैं, लेकिन कोट में बटन आगे होता है, ये पीछे होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड के थायराइड ग्लैंड ऐसे है, तो इसके पीछे चारों कॉर्नर पर लगता है जैसे कि 4 किल्ली ठोक दिया है ना, 4 किल्ली ठोक दिए हैं, और ये 4 किल्ली जो है वो क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ओके, बैक साइड ऑफ द थायराइड के पीछे पाए जाते हैं। ये 4 होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं, नंबर इनके कितनी है, 4 है। और एक पेयर होते हैं दोनों लोब में, लेफ्ट लोब में देखिए और राइट लोब में देखिए,
तो 2 पाए जाते हैं लेफ्ट लोब में और 2 पाए जाते हैं राइट लोब में, 1 पेयर ईच इन 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। पाराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करता है ना, वह हार्मोन कैसा होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन सेक्रेट करता है? तो पेप्टाइड हार्मोन। पाराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करता है वह हार्मोन है पेप्टाइड हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है पाराथायराइड हार्मोन। क्या नाम है? पाराथायराइड हार्मोन, पीटीएच। पीटीएच, इस हार्मोन का नाम है पीटीएच। पीटीएच पाराथायराइड हार्मोन किसके द्वारा सेक्रेट होता है? पाराथायराइड ग्लैंड के द्वारा, और यह रेगुलेटेड होता है कैसे? बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस के सर्कुलेटिंग लेवल्स के द्वारा इसका पीटीएच रेगुलेट होता है। पाराथायराइड ग्लैंड्स के द्वारा जो पाराथायराइड हार्मोन सेक्रेट होता है पीटीएच, वो रेगुलेट होता है सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस के द्वारा। मेन रोल जो है पीटीएच का है क्या? बॉडी के ब्लड में कैल्शियम आयन जहां जहां मौजूद है उसको मेंटेन करना, उसको मेंटेन करना। तो जो कैल्शियम आयंस है ब्लड में Ca2+ आयंस पाए जाते हैं, तो उसका लेवल्स बढ़ा रहे, इंक्रीज हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पाराथायराइड ग्लैंड्स। ओके, बोन्स में आपको Ca2+ पाए जाते हैं और एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिजोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन। बोन को बचाता है डीमिनरलाइजेशन से, यानी बोन में से मिनरल ना निकले, उससे बचाता कौन है? पाराथायराइड हार्मोन पीटीएच, क्योंकि Ca2+ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Ca2+ लेवल्स को इंक्रीज कराने का काम करता है कौन? ब्लड में पाराथायराइड हार्मोन पीटीएच। बोन में को बचाता है डीमिनरलाइजेशन से, डिजोल्यूशन से, है ना, डिजोल्यूशन से, डीमिनरलाइजेशन से, बोन रिजॉर्प्शन से बचाता है कौन? स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ रिजॉर्प्शन कौन? पाराथायराइड हार्मोन्स। ओके, और स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Ca2+ बाय रेनल ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन में जो रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें देखेंगे नेफ्रॉन में रेनल ट्यूब्यूल्स, तो वहां कैल्शियम आयंस का रिजॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन, पुनः उसका एब्जॉर्प्शन होगा। किसके द्वारा? रेनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, कि भाई यूरिन के द्वारा बाहर मत निकल जाओ क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट हो, तो रेनल ट्यूब्यूल्स उसे रीएब्जॉर्ब करेगा। तो इसे रीएब्जॉर्ब करने में मदद करता है कौन? पाराथायराइड हार्मोन। इंक्रीजेस Ca2+ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, और जो फूड हम लोग खा रहे हैं, पच रहा है, उसमें से कैल्शियम आयंस एब्जॉर्ब हो, तो उस कैल्शियम आयन को डाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्ब कराने का भी काम कौन करता है? तो पाराथायराइड हार्मोन। तो एग्जाम में जब भी आ जाए Ca+2 एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, ब्लड में Ca+2 का लेवल इंक्रीज करना, तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है? पाराथायराइड हार्मोन। किसके द्वारा पीटीएच सेक्रेट होता है? पाराथायराइड ग्लैंड के द्वारा। ओके, तो पीटीएच जो हो गया वो कैसा हार्मोन हो गया? हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। कैसा हार्मोन है? हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। और हमने पहले भी बताया है कि पीटीएच क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है, और इसे ऑल्सो हम लोग इसको कह सकते हैं हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, क्योंकि कैल्शियम के लेवल को यह क्या कराता है? इंक्रीज कराता है ब्लड में। ओके, और यह जो पीटीएच है थायरोकैल्किटोनिन टीसीटी के साथ, थायरोकैल्किटोनिन टीसीटी के साथ बॉडी में कैल्शियम को बैलेंस करता है। बॉडी में कैल्शियम को बैलेंस करने में भाग लेता है पीटीएच। किसके साथ मिलकर? टीसीटी के साथ। यानी पीटीएच पाराथायराइड हार्मोन प्लस टीसीटी थायरोकैल्किटोनिन। थायरोकैल्किटोनिन किसके द्वारा निकला? थायराइड ग्लैंड के द्वारा। कैसा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन। इसको थायराइड ग्लैंड सेक्रेट किया, और इस पाराथायराइड हार्मोन पीटीएच को कौन सेक्रेट किया? पाराथायराइड ग्लैंड। अब ये दोनों मिल गया और मिल करके कैल्शियम के लेवल को बॉडी में बैलेंस करने का काम करता है। अब यहां तक पाराथायराइड ग्लैंड से भी क्लियर। अब नेक्स्ट ग्लैंड जो है, दिया जलता हुआ प्रज्वलित हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, प्रज्वलित हो रहा है।
तो ये जो प्रज्वलित हो रहा है यहां पर, इसे हम लोग कहते हैं क्या? थाइमस। ये कौन सा ग्लैंड है? थाइमस। दिस इज द थाइमस। थाइमस कैसा स्ट्रक्चर है? लॉब्यूलर स्ट्रक्चर है। थाइमस इज अ लॉब्यूलर स्ट्रक्चर और दोनों लंग्स के बीच में मौजूद है। बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टेर्नम। बिहाइंड स्टेर्नम, स्टेर्नम के पीछे और दोनों लंग्स के बीच में यहां पर मौजूद है आपका कौन? थाइमस, है ना। और ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा, और एओर्टा के वेंट्रल साइड पर यह मौजूद रहता है। थाइमस जो है मेनली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थाइमस जो है वह इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी के इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कराता है, ठीक है ना, डेवलप करता है। कौन? थाइमस। थाइमस ही रिस्पॉन्सिबल है। और दिस ग्लैंड सेक्रेट्स, और यह ग्लैंड जो है जो सेक्रेट करता है जो हार्मोन, वह हार्मोन कैसा है? पेप्टाइड हार्मोन। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन और कौन सेक्रेट किया अभी? पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच भी जो है वह हमारे को पेप्टाइड हार्मोन है। और यह जो थाइमस है यह भी जो हार्मोन सेक्रेट करता है वह है हमारे को पेप्टाइड हार्मोन। और ये जो हार्मोन सेक्रेट करता है उस हार्मोन को कहते हैं थाइमोसिन्स। थाइमस के द्वारा सेक्रेट किए जाने वाले हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। थाइमोसिन्स जो है वह बॉडी की इम्यूनिटी को दो तरह से मेंटेन करता है। एक तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ये दोनों क्या इम्यूनिटी है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है, ये हम लोग आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी इस पर चर्चा नहीं करते हैं, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे। तो थाइमोसिन्स जो है वो आपको दो इम्यूनिटी पर कार्य करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी पर। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में आपको टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन को इंक्रीज कराता है। टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन को और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कराता है कौन? थाइमोसिन्स। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। तो सिर्फ अभी आप इतना जान लीजिए कि थाइमोसिन्स का रोल है कहां? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन होता है। थाइमोसिन्स का उपयोग कहां है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी बढ़ाने में। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। ओके। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे थाइमस जो है वो डिजेनरेट होते जाता है। इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे रोग से लड़ने की क्षमता भी घटती जाती है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वह कमजोर होते जाती है, क्योंकि थाइमस जो है वह आपका डिजेनरेट हो रहा है। ओके। तो जिससे क्या होता है? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स। थाइमस ही जब डिजेनरेट कर रहा है तो थाइमोसिन्स भी आपको इसके प्रोडक्शन क्या होते जा रहे हैं? कंटिन्यू डिक्रीज करते जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ता है। और एज ए रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ ओल्ड पर्सन्स बिकम वीक। यही कारण है कि जब व्यक्ति ओल्ड हो जाता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट ग्लैंड जो है वह है हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा ग्लैंड अब स्टडी करेंगे? एड्रिनल ग्लैंड। यह जो एड्रिनल ग्लैंड है दोनों जो किडनी है, लेफ्ट एंड राइट किडनी, दोनों के एंटीरियर पार्ट पर मौजूद होता है। ऐसा जैसे कि लगता है कि किडनी को मुकुट पहना दिया गया है, किडनी के सर पर ताज रख दिया गया है। दोनों किडनी के सर पर ताज रखा हुआ है कौन? एड्रिनल ग्लैंड। दो किडनी होते हैं, वन पेयर होते हैं, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड भी वन पेयर ही होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं दो तरह के टिश्यू से कंपोज्ड होते हैं। जो बाहर वाला जो टिश्यू है, ये जो बाहर वाला जो टिश्यू आप देख रहे हो, ये इसे कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। दिस इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके। और इसके अंदर वाला जो टिश्यू है, ये जो बीच वाला जो टिश्यू है, इसे हम लोग कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला। एम से हो गया मिडिल, है ना। तो मिडिल में आपको रहेंगे क्या? एड्रिनल मेड्यूला।
और बाहरी तरफ रहते हैं कौन, एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है एड्रिनल ग्लैंड में आउटर साइड में रहते हैं, ओके, आउटर साइड में। और एड्रिनल मेडुला कहाँ रहते हैं, मिडिल में रहते हैं, मध्य में रहते हैं, बीच में रहते हैं, अंदर में रहते हैं एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड जो कंपोज्ड हो गए किस किस चीज के, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स का। अब हम लोग देखते हैं एडिशंस डिजीज। एडिशंस डिजीज अभी तो हम लोगों ने देखा एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एडिशंस डिजीज जो होता है वह क्या होता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, जो बाहर में जो बाउंड्री है, या एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है ना, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। अब यह एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, जो बाउंड्री है चारों तरफ एड्रिनल ग्लैंड के, है ना, वो हार्मोन्स का सेक्रेशन कम कर देता है, अंडर प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का। किसके द्वारा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा यदि हार्मोन्स अंडर प्रोडक्शन होने लगे, कम प्रोडक्शन हो, तो आप एडिशंस डिजीज से संक्रमित हो जाएंगे। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को परिवर्तित कर देता है, अल्टर्स कर देता है, जिसके चलते एक्यूट वीकनेस और फैटिग लगने लगते हैं, लीडिंग टू अ डिजीज जो कि एडिशंस डिजीज के लिए उत्तरदायी है। तो एडिशंस डिजीज कैसे हुआ, ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन सेक्रेट करता है, जो मिडिल वाला पार्ट है, जो मिडिल वाला जो पार्ट है एड्रिनल मेडुला, यह जो मेडुला हार्मोन जो सेक्रेट करता है, उस हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं कैटेकोलामाइंस। एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होता है, उस हार्मोन्स को, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ठीक है ना, तो उस हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं कैटेकोलामाइंस। और ये जो कैटेकोलामाइंस जो है वह दो प्रकार के होते हैं। कैटेकोलामाइंस जो हार्मोन्स है, या दो तरह का इसमें हार्मोन्स रहता है। एक रहता है एड्रेनलिन, एक हार्मोन्स को कहते हैं एड्रेनलिन, या इसी को हम लोग ऑल्सो कहते हैं इपिनेफ्राइन। इसी को ऐसे क्या कहते हैं, इपिनेफ्राइन, फ्राइडे इपिनेफ्राइन, क्या कहते हैं, इपिनेफ्राइन। और दूसरा जो हार्मोन है वह है नॉर एड्रेनलिन या नॉर इपिनेफ्राइन। क्या है, नॉर एड्रेनलिन या नॉर इपिनेफ्राइन। एक हो गया एड्रेनलिन और इपिनेफ्राइन, दूसरा हो गया नॉर एड्रेनलिन और नॉर इपिनेफ्राइन। किसके द्वारा ये सेक्रेट होता है, किसके द्वारा, एड्रिनल मेडुला के द्वारा। एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसे क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस। और कैटेकोलामाइंस में कौन कौन आ गए, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम इपिनेफ्राइन, उसी तरह से नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम नॉर इपिनेफ्राइन। और यह जो हार्मोन है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये हार्मोन क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है, या इसको हम लोग कहते हैं हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट या फाइट। इसी का दूसरा नाम है हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, या इसको हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स। किसे कहते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को। किसको कहते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को। और ये जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, इसे क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइंस। क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है। क्या है, हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट है। क्या है, हार्मोन्स ऑफ फाइट है। ये क्या हुआ भाई, एकाएक घर में डकैत घुस गया, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, डकैत आ गया, है ना। तो वो क्या है, वहां पर आपके एड्रिनल मेडुला जो है हार्मोन सेक्रेट करते हैं। एड्रिनल मेडुला जो है, एड्रिनल ग्लैंड का मिडिल पार्ट जो है हार्मोन सेक्रेट करता है, और वह हार्मोन क्या होता है, कैटेकोलामाइंस। वो कैटेकोलामाइंस जो है वो रैपिडली सेक्रेट होना शुरू करते हैं। कब, जब भी आप स्ट्रेस में आप आ जाए, आपको तनाव हो जाए, कभी भी किसी समय तनाव हो जाए, एकाएक इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, एकाएक आपके सामने ट्रक आ गया, रोड पर चल रहे थे, एकाएक सामने ट्रक आ गया, शरीर का पूरा रोआ खड़ा हो गया, है ना, पूरे बाल खड़े हो गए, तो इमरजेंसी आ गया, है ना। तो वैसी इमरजेंसी में हमारे बॉडी में जो किडनी है, किडनी के ऊपर जो ताज रखा हुआ है, उस ताज को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड।
वो एड्रिनल ग्लैंड का मिडिल वाला जो पार्ट है एड्रिनल मेडुला, वह एड्रिनल मेडुला क्या करता है, दो हार्मोन सेक्रेट करता है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइंस, है ना। और ये क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है। जब भी कोई स्ट्रेस हो, जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई टेंशन हो, तो ये सेक्रेट होगा। इसीलिए इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, या कहते हैं हार्मोन्स ऑफ फाइट, लड़ने वाला हार्मोन, या हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट। ओके, इंक्रीज अलर्टनेस, बॉडी में अलर्टनेस इंक्रीज कराता है कि अलर्ट रहो, ट्रक आ रहा है, हटना है, एकदम तैयार, जैसे ही पास में आया उछल के हट गए, है ना। पिपलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, राइजिंग ऑफ हेयर्स, बॉडी में हेयर्स हुए, खड़े हो गए, राइजिंग ऑफ हेयर्स को कहते हैं पाइलो इरेक्शन। स्वीटनिंग, बॉडी से एक पसीना निकलने लगा डर के मारे, है ना, सामने शेर आ गया, बब्बर शेर, डर से एकदम थर 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 कांपने लगे, शरीर से पसीना निकलने लगा ऑटोमेटिक, बिना गर्मी का, ठंड में, रात्रि में पसीना निकलने लगा। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की बहुत ज़्यादा मात्रा सेक्रेट हो चुकी है। तो ये क्या है, इमरजेंसी हार्मोन्स, हमें अलर्ट कराता है, हमारा हार्ट बीट धक 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 बहुत तेजी से धड़कने लगेगा। इंक्रीज द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और सांस लेने का भी रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन मेडुला जो है वह आपका इमरजेंसी हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। इमरजेंसी हार्मोन कौन होता है? कैटेकोलामाइंस। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का रोल, वह दूसरा जो रोल है वह है ब्रेकडाउन करना, तोड़ने का काम। क्या? ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी ब्रेकडाउन करता है। ये दोनों का ब्रेकडाउन करने में भी भाग लेता है। एक तरफ तो इमरजेंसी हार्मोन है और दूसरी तरफ ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने में भाग लेता है हमारे को कौन? इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन यानी कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस यानी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनालिन। ये क्या किए? ग्लाइकोजन को ब्रेक किए। तो ग्लाइकोजन को ब्रेक किए तो ग्लूकोज निकल गया, और वह ग्लूकोज जब निकला ब्लड में तो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, है ना। और लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन करने में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनालिन। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो देखेंगे बाउंड्री वाला, एड्रिनल ग्लैंड का बाउंड्री देखते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के बाउंड्री को क्या कहते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के बाउंड्री को क्या कहा जाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, इसे 3 लेयर्स में विभाजित किया गया है। इसे कितने लेयर्स में? 3 लेयर्स में विभाजित किया गया है। सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसे कहते हैं हम लोग जोना रेटिकुलरिस। सबसे इंटरनल जो लेयर है, इनर जो लेयर है, उसे कहते हैं क्या? जोना रेटिकुलरिस। जो मिडिल वाला जो लेयर है उसे कहते हैं जोना फैसिकुलेटा। मिडिल वाले लेयर को कहते हैं जोना फैसिकुलेटा, और सबसे बाहर जो लेयर है उसे कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। 3 लेयर हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में। अगर देखें तो सबसे आउटर जो लेयर है, सबसे बाहर का जो लेयर है वह है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहरी लेयर है जिसके द्वारा एंड्रोजीन्स, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एंड्रोजीन्स, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट होते हैं किसके द्वारा? जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा। जोना फैसिकुलेटा यह आपका मिडिल में है। किसका? एड्रिनल कॉर्टेक्स का। यह मिडिल पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, मिडिल पार्ट हो गया, और इसके द्वारा सेक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन। थर्ड जो लेयर है जोना रेटिकुलरिस, यह सबसे इंटरनल लेयर है। इसे कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, और ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में आता है एल्डोस्टेरोन। ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है हमारे को, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो सेक्रेट करता है हार्मोन्स। अभी तो तक तो हम लोगों ने देखा था एड्रिनल मेडुला को। एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट हुआ उसे हम लोगों ने क्या कहा? कैटेकोलामाइंस। उसे क्या कहा? कैटेकोलामाइंस। अब जो हम लोग हार्मोन देखने जा रहे हैं वह एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो सेक्रेट होता है वह। तो एड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स के द्वारा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसे कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स।
उसे क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाउंड्री है एड्रिनल ग्लैंड का, उसकी द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। और यह जो कॉर्टिकॉइड्स है इसमें दो हार्मोन्स आपको पढ़ना है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि हम लोग देखे भी ना, बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। लेकिन इन सभी हार्मोन्स को पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमें लेयर जान लेना है कि सबसे आउटर लेयर को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल वाले लेयर को कहते हैं जोना फेसिकुलेटा, और इंटरनल लेयर को कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। सिर्फ इतना ही आपको स्टडी करना है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं और उन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। तो दो ही हार्मोन जो है वो स्टडी करते हैं, एक स्टडी करना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को और दूसरा स्टडी करना है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को। फर्स्ट स्टडी करना है हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। यही दो हमारे सिलेबस में है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो मेन हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो मेन हार्मोन है वह है कॉर्टिसोल, सिर्फ इसी का स्टडी होगा। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जो मेन हार्मोन है वह है एल्डोस्टेरोन। तो ये याद रखेंगे कि एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल ये दोनों सेक्रेट होता है किसके द्वारा? एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। एड्रिनल ग्लैंड के बाउंड्री एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सेक्रेट होता है। कॉर्टिसोल जो है वो क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। कॉर्टिसोल क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। और एल्डोस्टेरोन क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वह आपको भाग लेता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और यह जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इसमें मेन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हमें स्टडी करना है वह है कॉर्टिसोल। हमारे बॉडी में जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वह कौन है? कॉर्टिसोल, है ना। और ये भाग लेता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। और भी चीज को ये स्टिमुलेट करता है, जैसे ग्लूकोजिनोसिस को, ग्लूकोनियोजिनेसिस को, लाइपोलाइसिस को और प्रोटियोलाइसिस, इसको भी ये स्टिमुलेट करता है। किसको किसको? ग्लूकोजिनोलाइसिस को, ग्लूकोनियोजिनेसिस को, दूसरा लिपोलाइसिस को और तीसरा प्रोटियोलाइसिस को। ये तीन चीज को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो स्टिमुलेट करता है। याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में तो भाग लेता ही है, और दूसरा ये है कि स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस को। और यह इनहिबिट करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के अपटेक और यूटिलाइजेशन में को रोकता है कि भाई ज़्यादा मत यूज करो, ज़्यादा मत। किसका? अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स के यूटिलाइजेशन और अपटेक को क्या करता है? इनहिबिट करता है कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोल जो है वो इन्वॉल्व करता है, मेंटेन करता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में भी भाग लेता है कौन? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का यह भी रोल है। कॉर्टिसोल का रोल देख रहे हैं, तो कॉर्टिसोल भाग लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और किडनी के फंक्शंस में भी ये भाग लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पार्टिकुलरली जो कॉर्टिसोल है वो प्रोड्यूस करता है ऑल्सो एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस। कॉर्टिसोल जो है वह एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस भी प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है सुप्रेसेज हो जाता है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो और बढ़ता है। इम्यून रिस्पॉन्स किसके द्वारा बढ़ता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा। ओके। और कॉर्टिसोल जो है हमारे को आरबीसी प्रोडक्शन में भी भाग लेता है। आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है कौन? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो क्या करता है? आरबीसी के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। यानी आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने वाले हमारे बॉडी में कई हार्मोन हैं और सबका अपना रोल है, और सभी लोग अलग अलग ढंग से कहते हैं चलो बढ़ो। जैसे कि आप कोई कंपटीशन में भाग लिए दौड़ में, तो उधर से मम्मी कह रही है दौड़ो बेटा, दौड़ो दौड़ो, जीत जाओगे, दौड़ो बेटा। उधर से पापा कह रहे हैं दौड़ो 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 दौड़ो, दादाजी उधर से कह रहे हैं दौड़ो दौड़ो दौड़ो। यानी कई लोग आपको प्रेरित कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने वाले कई हार्मोन हैं, उसमें एक कॉर्टिसोल भी है। नेक्स्ट जो हम लोग कॉर्टिकॉइड्स देख रहे हैं वह देख रहे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। बस दो ही तो पढ़ना है, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें कॉर्टिसोल है और दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, है ना। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है इसमें हम लोग देखेंगे कौन? एल्डोस्टेरोन। यह हमारा मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। कौन? एल्डोस्टेरोन जो है वह मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है हमारे बॉडी में।
हमारे बॉडी में मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन है? एल्डोस्टेरॉन, जो कि रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम यह भी करता है। थायराइड ग्लैंड तो करता ही है, ये भी करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। कौन? एल्डोस्टेरॉन। और यह क्या है? एल्डोस्टेरॉन हमारे को मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। एल्डोस्टेरॉन का काम कहाँ है? रेनॉल ट्यूब्यूल्स में। मेनली यह काम करता है कहाँ? रेनॉल ट्यूब्यूल्स में। किडनी के रेनॉल ट्यूब्यूल्स में मुख्यतः यह काम करता है और वहां रीएब्जॉर्प्शन करता है। किसका? सोडियम प्लस का, वाटर का और पोटेशियम प्लस का, फॉस्फेट आयंस का, ज्यादा मात्रा में यूरिन से बाहर ना निकल जाए और उसको रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, उसको रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है। रीएब्जॉर्प्शन के लिए हार्मोन दिया गया। कौन सा हार्मोन दिया गया? एल्डोस्टेरॉन। किसके द्वारा निकला? एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा, कि जाओ देखो सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, फॉस्फेट आयंस है, वाटर्स है, ज्यादा मात्रा में यूरिन के द्वारा बाहर ना निकल जाए, उसको पुनः रीएब्जॉर्ब कर लो, ठीक है, और बॉडी में यूज करो। तो उसमें मदद करता है कौन? एल्डोस्टेरॉन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो आपको मेंटेनेंस करता है किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम को, ऑस्मोटिक प्रेशर को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में अपना रोल अदा करता है। कौन? एल्डोस्टेरॉन। यानी एल्डोस्टेरॉन जो है बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी, किसको? ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है। कौन? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। एल्डोस्टेरॉन किसके द्वारा सेक्रेट होता है? किसके द्वारा? यस, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है स्मॉल अमाउंट में आपको सेक्रेशन और होता है और वो काम करता है किसका? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की तरह। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आर आल्सो सेक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी सेक्रेट होते हैं। कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी सेक्रेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। और वह जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है, क्या है? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स है, जो कि भाग लेता है हमारे बॉडी में। इस हेयर को छोड़ दो, बाकी कहीं भी जो हेयर है, जैसे कांख में हेयर है, छाती में हेयर है, या और भी कहीं भी बॉडी में जो हेयर आ रहे हैं या आते हैं, उन सभी हेयर्स को कंट्रोल करता है। ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, चेहरे पर दाढ़ी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद जितने भी तरह के हेयर्स आते हैं, उसको एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सेक्रेट होते हैं छोटे से मात्रा में, उसके द्वारा ये मेंटेन करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है वह है पैनक्रियाज। ओके, तो ये नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।